हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है क्रेब्स साइकिल। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन के अंतर्गत हमको पढ़ना है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या देखना है इसमें, कि हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या? हिस्ट्री देखेंगे इसकी, क्रेब्स साइकिल की। पहले हम देखेंगे हिस्ट्री, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्या देखेंगे? साइट मतलब ये कहाँ होती है ये साइकिल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टर्स देखेंगे इसके, है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। इसकी क्या देखेंगे बेटा? मैकेनिज्म ऑफ क्रेब्स साइकिल, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? काउंटिंग। तो काउंटिंग में हम लोग क्या देखेंगे? पहला एक देखेंगे काउंटिंग ऑफ एटीपी, देखेंगे। दूसरा अपन क्या देखेंगे बेटा? दूसरा देखेंगे काउंटिंग ऑफ CO2। और तीसरा अपन क्या देखेंगे? काउंटिंग ऑफ क्या देखेंगे? H2O। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम इसकी जो है ये पूरी की पूरी अपन क्या देखेंगे? इसकी सिनॉप्सिस देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? सिनॉप्सिस। ठीक है, सिनॉप्सिस अपन इसकी देखेंगे। पहले हिस्ट्री अपन देखेंगे, इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, फिर साइट इसका देखेंगे, कैरेक्टर, फिर मैकेनिज्म ऑफ क्रेब्स साइकिल, फिर काउंटिंग में काउंटिंग ऑफ ATP, काउंटिंग ऑफ CO2 और काउंटिंग ऑफ H2O। ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है? हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग क्या देखें कि पहले इसको सबसे पहले किसने खोजा है। तो पहले अपन देख लें क्या हिस्ट्री में हम सबसे पहले क्या देखें इसको? हैंस क्रेब 1943, है ना, 1943। तो हैंस क्रेब ने क्या किया है? इसको सबसे पहले इसको खोजा है। इन्होंने इसे खोजा है। ठीक है, इन्होंने इसे खोजा है। क्रेब्स साइकिल जो है एक्चुअल में इन्हीं के नाम पे है, इसे खोजा है। इनके 2-3 कार्य। नंबर 1 है इन्होंने इसे खोजा है और अपने साथियों के साथ मिलकर के इन्होंने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के रूप में इसको डिस्क्राइब किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में डिस्क्राइब किया है ना, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और इन्हें जो है 1953 में इसके लिए, इस कार्य के लिए क्या किया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज दिया गया है। देखिए, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स के नाम पे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने इसे खोजा है, डिस्कवर किया है क्रेब ने, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के रूप में हैंस क्रेब ने डिस्क्राइब किया था। हैंस क्रेब ने इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के रूप में क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। और 1953 में इस कार्य के लिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की खोज और उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए इनको क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक है कि डेविस मैजलिफ वीनसलैंड यंग एंड अदर्स। ये है 1953 से 60 तक, 1953 से 1960 तक इनके वर्क है। इन्होंने बताया, इन वैज्ञानिक ने, डेविस मैजलिफ वीनसलैंड यंग एंड अदर्स ने 1953 से 1960 तक में ये बताया कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने, इन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। मिलार्ड एंड अदर्स और उनके साथियों ने, ठीक है, मिलार्ड और उनके साथियों ने 1951 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था, है ना। इन्होंने
माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था। ठीक है ना। तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी है जो इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हेडिंग अपने को क्या पढ़नी है? डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में पहले अपन पढ़े, नंबर 1 है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को शॉर्ट में कहते हैं टीसीए। तो इसे क्यों कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? क्योंकि इसमें अधिकतर जो एसिड हैं जो भाग लेते हैं इस साइकिल में, जो एसिड भाग लेते हैं उनमें अधिकांश एसिड जो हैं वो उनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इसलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? इस साइकिल में भाग लेने वाले अधिकांश एसिड जो होते हैं, अधिकांश एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक मतलब COO या 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसीए साइकिल के नाम से जानी जाएगी अथवा क्रेब्स साइकिल के नाम से जानी जाएगी। ठीक है ना। तो इसको टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल में भाग लेने वाले अधिकांश एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टीसीए कहते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। दूसरा, नंबर 2, क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं बेटा? क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको किसने खोजा है? हैंस क्रेब ने। क्यों कहते हैं इसको क्रेब्स साइकिल? क्योंकि इसे हैंस क्रेब ने खोजा है। इस साइकिल को क्रेब साइकिल, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे क्रेब साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्रेब साइकिल कहते हैं क्योंकि इसे किसने खोजा है? हैंस क्रेब ने खोजा है, इसलिए इसे क्रेब साइकिल कहते हैं। एक और इसको नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह साइकिल पूरी तरह से कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह साइकिल पूरी तरह से कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। क्योंकि यह साइकिल पूरी तरह से कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन कहते हैं। इसके बाद एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल। ऑर्गेनिक एसिड साइकिल, है ना, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल इसको क्यों कहते हैं? इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल में सामान्यतः जितने भी एसिड हैं वो पूरे एसिड कैसे हैं? ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस साइकिल में भाग लेने वाले एसिड जो है वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो आप इसके कौन कौन से नाम जान गए हैं? आप नाम जान गए कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे क्यों कहते हैं, इसकी परिभाषा जान गए। क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं इसको, इसकी आपने परिभाषा जान ली है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो आपने जान लिया है। और ऑर्गेनिक एसिड साइकिल इसे कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी आपने जान लिया। तो ये हो गई इसकी क्या परिभाषाएं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपने को देखना है साइट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? साइट। तो साइट में आपको क्या लिखना है कि ये साइकिल कहां होती है ना। तो ये साइकिल जो है मुख्यतः कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है।
यह साइकिल मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, यह साइकिल कहाँ होती है बेटा? ये साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, है ना? ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में यह साइकिल किसमें पाई जाती है? मीजोजोम में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में यह साइकिल मीजोजोम में पाई जाती है, ठीक है? यह साइकिल कहाँ पाई जाती है? मीजोजोम में पाई जाती है। लेकिन आप जानते हो मीजोजोम क्या है? बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में क्या होती है? फोल्ड हो जाती है। और जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है उनको आप क्या कहते हो? मीजोजोम कहते हो। लेकिन यदि फोल्ड नहीं हुई तो मीजोजोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब मीजोजोम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेस्पायरेशन कहां पे होगा? ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि इसके एंजाइम कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ये साइकिल कहां होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी, ठीक है ना? तो क्या लिख दें यहां पे कि यदि मीजोजोम का निर्माण नहीं होता है, यदि मीजोजोम का निर्माण नहीं होता है तो यह साइकिल कहां होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। तो यह साइकिल कहां होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। यह साइकिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। यदि मीजोजोम का निर्माण नहीं होता है तो ये साइकिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है? क्योंकि इसके एंजाइम जो है वो कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्योंकि इसके एंजाइम कहां होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है कि इसके साइट है कि ये साइकिल कहां होती है? यूकैरियोट में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। लेकिन जो बैक्टीरिया है उनमें जो एरोबिक बैक्टीरिया है खास तौर पे, तो एरोबिक बैक्टीरिया में कहां हो जाएगी? ये मीजोजोम में होगी। मीजोजोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, जो कि जिनको आप अंतर्वलन कहते हो, अंतर्वलन, ठीक है ना? हिंदी में फोल्डिंग को क्या कहते हैं? अंतर्वलन। तो अंतर्वलन जो है वहां पाई जाएगी, उसको मीजोजोम कहते हैं, मीजोजोम में होगी। लेकिन यदि मीजोजोम का निर्माण नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया साइट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपने को क्या लिखना है? नेक्स्ट है कैरेक्टर्स, ठीक है? पहला है कि ये साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है ना? मैट्रिक्स में होती है। यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, या फिर क्या है? बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में मीजोजोम में होती है, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है या मीजोजोम में होती है। अब तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि यह एरोबिक रेस्पायरेशन की विशेषता है। यह एरोबिक रेस्पायरेशन की विशेषता है, ठीक है ना? यह किसकी विशेषता है? एरोबिक रेस्पायरेशन की। यदि ऑक्सीजन है तो आगे क्या होता है? मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में बताया है कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जा करके और क्रेब साइकिल करेगा। लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा? एनीरोबिक रेस्पायरेशन हो जाएगा और उससे एथाइल अल्कोहल और CO2 बन जाएगी और वहीं पे ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो यदि क्या है? ये क्या है? एरोबिक रेस्पायरेशन की विशेषता है, ऑक्सीश्वसन की विशेषता है। नंबर 3 है, नेक्स्ट अपन क्या लिख लें कि इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है बेटा? इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन
होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर एक और आप लिख लीजिए कि इस साइकिल में ऑर्गेनिक एसिड भाग लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स भाग लेते हैं। इस साइकिल में ऑर्गेनिक एसिड भाग लेते हैं। ठीक है, एक और इसका अपन करेक्टर लिख सकते हैं क्या कि इस साइकिल में क्या क्या निर्माण होता है। इस साइकिल में एटीपी बनते हैं, एटीपी, CO2, H2O एंड NaDH2 का निर्माण होता है। NaDH2 का निर्माण होता है। ठीक है, होता है, NaDH2 का निर्माण होता है। इस साइकिल में एटीपी बनते हैं, CO2 का बनते हैं, H2O का निर्माण होता है और NaDH2 का निर्माण होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन क्रेब्स साइकिल में मतलब इसमें सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, होता है। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन क्या है कि जीटीपी से एटीपी का बनना। जीटीपी से क्या होता है, जीटीपी प्लस एडीपी और इससे क्या मिलकर के क्या बनता है, एटीपी प्लस जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ग्वाइनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है ना, ये इनके फुल फॉर्म है। तो यहां इस साइकिल में क्या होता है कि सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन का निर्माण होता है। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन किसको कहते हैं, जीटीपी से एटीपी का बनना। ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एटीपी का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इस साइकिल में सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होता है, तभी डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे ये जो एटीपी बनता है तो क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, क्रेब्स साइकिल के ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है मैकेनिज्म, है ना। नेक्स्ट हेडिंग अपने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, क्रेब्स साइकिल की क्रियाविधि या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की क्रियाविधि। ठीक है, तो इसको अपन लोग जो है वो थोड़ा देख लें। ग्लूकोज से इसको शुरू करते हैं। पहले शुरू में ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था और इसकी क्या हुई थी बेटा, इसकी हुई थी ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था, 1,3-डाई-PGAL बना था ग्लाइकोलिसिस में, है ना। और 1,3-डाई-PGAL से क्या बना था, इससे बना था 1,3-डाई-PGA। ठीक है, 1,3-डाई-PGA बना था और 1,3-डाई-PGA से फिर क्या बना था, यहां बना था फिर पायरुविक एसिड, है ना, पायरुविक एसिड। ये अपन साथ में थोड़ा सा ये नोट कर लेते हैं। ये हिस्सा किसका है बेटा, ये है ग्लाइकोलिसिस का, है ना। ये हिस्सा किसका है, ये है ग्लाइकोलिसिस का। आपने इसको क्या कहा था, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में जो क्या बना है, पायरुविक एसिड बना है। वो पायरुविक एसिड का क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का। ठीक है, पायरुविक एसिड का क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन होता है। अब ये क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो पायरुविक एसिड जो है इससे क्या बनता है, ये अपन इसको अलग एक लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें क्या हुआ था कि पायरुविक एसिड में जो है ये इस जगह पर अपन ने देखा था कि यदि O2 मिल जाती है, इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या बन जाता है, यहां बन जाता है क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इस जगह पर क्या बना था बेटा, ये जो है पायरुविक एसिड जो है तो इसमें क्या हुआ था, इस जगह पर यहां NAD लगा था और NADH2 का निर्माण हुआ था। ठीक है, NADH2 का निर्माण हुआ था। साथ में क्या हुआ था, CO2 भी इसमें निकला था, CO2 का भी इस पे रिलीज हुआ है, CO2 भी इसमें निकला है। ठीक है ना, ये हुआ था। यहां पे इस जगह पर आपने क्या देखा था
कि यहां क्या हुआ था, यहां पे NAD लगा था और NADH2 निकला था इस जगह पर। ठीक है, ये थोड़ा अपन समरी देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। अब यदि यहां क्या हुआ था कि यहां यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, O2 यदि एब्सेंट था, यहां पे क्या था, O2 एब्सेंट, यहां O2 एब्सेंट। ठीक है, O2 यदि एब्सेंट होता था तो वहां पे क्या हुआ था, पायरुवेट एसिड से क्या बन गया था बेटा, C2H5OH बन गया था, प्लस CO2 का निर्माण हुआ था। यानी ये क्या हो गया था, इथाइल एल्कोहल बना था। यहां पे क्या बना था, इथाइल एल्कोहल, है ना, इथाइल एल्कोहल बन गया था। ठीक है, और साथ में क्या हुआ था कि जब O2 एब्सेंट थी तो ये क्या हो गया था यहां पे कि NADH2 जो है वो यूज हो गया था और NAD जो है वो निकला था। और ये NADH2 कहां से आया था, ये जो यहां बना था, और ये NAD जो है इधर चला गया था। तब जबकि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो पायरुवेट एसिड का क्या हो गया था, फर्मेंटेशन हो गया था, यानी कि क्या हो गया था, एनीरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था। यहां पे क्या हो गया था, एनीरोबिक हो गया था, ANAEROBIC, एनीरोबिक रेस्पिरेशन हो गया था। तो इथाइल एल्कोहल और CO2 बन गई थी, और NADH2 जो यहां बना था इस जगह पे, वो NADH2 का क्या हो गया था, उपयोग हो गया था, और फिर NAD जो है वो बन गया था। लेकिन यदि इसको ऑक्सीजन मिल गई है तब क्या हो गया है, इसका पायरुवेट एसिड का ऑक्सीडेशन होने लगा है, और पायरुवेट एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या बना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हुआ है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कहां जाता है बेटा, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्चुअल में क्या है कि पायरुवेट एसिड जो है वो क्या होता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। कुछ बुक क्या लिखती हैं कि पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जबकि ज्यादातर बुक जो है वो ये लिखती हैं कि पायरुवेट एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर के और कहां जाता है, आउटर चैम्बर में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाकर के, और ये जो ऑक्सीडेशन है ये होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर में, और वहां एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्या कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर के इनर चैम्बर में जहां मैट्रिक्स भरा होता है, और वहां ये क्रेब साइकिल में भाग लेता है। ठीक है ना, तो ज्यादातर जो बुक्स हैं वो यही लिखती हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये आउटर चैम्बर में होता है। ठीक है, और क्रेब साइकिल जो है वो कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ठीक है ना, अब इसके बाद ये क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के ये मैट्रिक्स में पहुंच जाता है तो वहां ये मिलता है किससे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन का होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, ये 4 कार्बन का होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कितने कार्बन का है बेटा, ये 2 कार्बन का है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। ठीक है, क्योंकि पायरुवेट एसिड जो है वो कितने कार्बन का था, वो 3 कार्बन का था। तो 3 कार्बन में क्या हुआ, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम बन गया था, और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया था। तो 2 कार्बन यहां एसिटाइल कोएंजाइम ए में बचे हुए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्या हो जाता है, मिलता है, जुड़ जाता है, और चूंकि जुड़ता है मतलब इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ जाते हैं, इसलिए यहां 6 कार्बन एटम का बनता है क्या, 6 कार्बन एटम का बनता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहां 6 कार्बन एटम का क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का मैंने बताया बेटा, 6 कार्बन एटम का बनता है। और ये जोड़ने का काम कौन करता है, यहां जोड़ने का काम करता है कंडेंसिंग एंजाइम। कंडेंसिंग एंजाइम जो है वो इसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एक कंडेंसिंग एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, और जोड़ करके 6 कार्बन एटम का क्या बना देता है, सिट्रिक एसिड बना देता है। इस क्रिया में साथ में क्या लगता है, H2O, एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो भी यहां पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से सिट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सिट्रिक एसिड में एक एंजाइम लगता है एकोनिटेज एंजाइम, एक एंजाइम लगता है एकोनिटेज। ठीक है, तो यहां एकोनिटेज एंजाइम जो है, एकोनिटेज एंजाइम जो है वो लगता है। ठीक है, एकोनिटेज एंजाइम
काम करता है यहाँ पे, और इससे H2O जो है एक बाहर निकल जाता है। यहाँ एक H2O लगा था, यहाँ एक H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, और सिट्रिक एसिड में एकोनिटेज एंजाइम जो है इसको परिवर्तित कर देता है किसमें, सिस एकोनिटिक एसिड में। किसमें, सिस एकोनिटिक एसिड में, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, मतलब ये कितने कार्बन का ही रहता है, 6 कार्बन का ही। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि सिस एकोनिटिक एसिड जो है, सिस एकोनिटिक एसिड, इसमें फिर से एकोनिटेज एंजाइम काम करता है। एकोनिटेज पुनः इसमें एकोनिटेज एंजाइम काम करता है, और ये किसमें, H2O जो है, H2O इसमें फिर लगता है। यहाँ H2O एक लगा था, फिर H2O निकल गया, एक H2O फिर लगता है इसमें, और एकोनिटेज एंजाइम काम करता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। यहां भी कोई CO2 नहीं निकलती, इसलिए कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है ना। तो आइसोसिट्रिक एसिड बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहां पर क्या होता है इस जगह पर कि आइसोसिट्रिक एसिड जो है, तो यहां आइसोसिट्रिक एसिड में इस जगह पर क्या होता है कि एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजन, NAD जुड़ता है और NADH2 का निर्माण हो जाता है। NAD जुड़ता है और NADH2 का निर्माण हो जाता है, और इस जगह पर एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे लगता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का निर्माण हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड से। आइसोसिट्रिक एसिड में क्या होता है, NAD लगता है और NADH2 निकल जाता है, और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है वो भी कितने का है, 6 कार्बन एटम का ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में क्या होता है बेटा कि इस जगह पर कि ये जो है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, उसमें यहां पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहां ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाती है। एक कार्बन जो है वो CO2 के रूप में निकल जाती है, और यहां एंजाइम जो है वो काम करता है डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो काम करता है, और CO2 जो है वो निकल जाती है। ठीक है ना, तो क्या बन जाता है बेटा, यहां बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ कितने कार्बन बचेंगे बेटा, यहाँ 6 कार्बन थे, एक कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया है, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ गया है, इसलिए यहाँ अब कितने कार्बन बचे हैं, 5 कार्बन। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन एटम का है, 5 कार्बन एटम का है। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का निर्माण हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, यहां क्या होता है कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है ये मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन यहां पे होती है कि इसमें पहले NAD जुड़ता है, और NADH2 का निर्माण हो जाता है। NADH2 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहां कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा यहां पर। यहां पे क्या होगा, NAD जुड़ता है, NADH2 निकलता है, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो काम करता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस जगह पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो 5 कार्बन एटम का है, और उसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना करके इससे भी बाहर हो जाती है। तो एक CO2 जो है वो यहां भी बाहर निकल जाता है, एक CO2 यहां भी बाहर निकल जाता है, और यहां कोएंजाइम A जो है वो जुड़ता है, मतलब यहां कोएंजाइम A जुड़ता है और एक CO2 भी बाहर निकल जाती है। तब कौन सा एंजाइम काम करता है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है।
डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो काम करता है। मतलब ये मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। डिहाइड्रोजनेस मतलब NAD से NADH2 और डीकार्बोक्सिलेज अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड से CO2 को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो अब CO2 के बाहर निकल जाने से बेटा, CO2 के बाहर निकल जाने से क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड है 5 कार्बन एटम का, तो अब आगे क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन एटम का बनेगा। क्या बनेगा बेटा, यहां बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A का निर्माण हो जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A कितने कार्बन एटम का है बेटा, ये बचा 4 कार्बन एटम का, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो गई है। तो अब क्या हो गया, यहां पे बना सक्सिनाइल कोएंजाइम A का निर्माण हो गया। ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रोजनेशन भी होता है। ठीक है, तो बन गया क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A में यहां पर क्या होगा कि इस जगह पर सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होता है। इस जगह पर क्या होता है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होता है। मैंने आपको सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन में क्या बताया कि जीटीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहां क्या होता है इस जगह पर कि जीडीपी लगता है, ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट है ना, ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट, और ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, जीटीपी जो है वो निकलता है। और ये कब लगेगा, कब ऐसा होगा, जबकि इस जगह पर क्या हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जुड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी जुड़ेगा। तो ये जीडीपी जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर जीडीपी से जीटीपी का निर्माण हो जाएगा, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है ना, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया कि जीटीपी बन गया। इस जीटीपी से क्या होता है कि इस जीटीपी से एडीपी जुड़ता है, और एटीपी जो है वो निकलता है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां पे जीटीपी जो है उससे एडीपी जुड़ता है। नेक्स्ट रिएक्शन यहां पे क्या हो जाती है, एडीपी जुड़ता है और एटीपी जो है वो निकल जाता है। तो ये क्या है कि इसका फॉस्फेट एडीपी पे आ जाता है। तो ये जो एटीपी बना, ये जो बना एटीपी, ये क्या है, डायरेक्ट एटीपी का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ है, जीटीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है बेटा, कहलाता है सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन है। और यहां ये काम कौन सा एंजाइम करता है, यहां कौन सा एंजाइम काम करता है, थियोकाइनेज एंजाइम जो है इस जगह पर काम करता है। और साथ में क्या होता है कि यहां H2O जुड़ता है। तो यहां क्या होता है कि इस जगह पर यहां जुड़ता है क्या, H2O जो है वो यहां पे जुड़ता है, और यहां क्या निकल जाता है, कोएंजाइम A जो है वो बाहर निकल जाता है। H2O जुड़ता है और कोएंजाइम A जो है वो बाहर निकल जाता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A बाहर चला गया, H2O जुड़ा, और क्या बन गया यहाँ पे, सक्सिनिक एसिड। यहां पर क्या बन जाता है बेटा, यहां बन जाता है सक्सिनिक एसिड, यहां बन जाएगा सक्सिनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। CO2 नहीं निकली है, इसलिए यहां पे ये सक्सिनिक एसिड जो है वो कितने कार्बन एटम का है, 4 कार्बन एटम का है। ठीक है, एक बार यहां फिर से सुन लीजिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम A और सक्सिनिक एसिड बनने के बीच में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन किसको कहते हैं, जीटीपी से एटीपी के बनने को कहते हैं। जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के जीटीपी बनाते हैं, और ये जीटीपी जो है एडीपी से मिलकर के एटीपी का निर्माण कर देता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, H2O एक जुड़ता है और कोएंजाइम A जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है अब कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में, और सक्सिनिक एसिड जो है वो 4 कार्बन एटम का होता है। यहां एंजाइम काम करता है, थियोकाइनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएक्शन है सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। इसको क्या कहते हो, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनने की क्रिया क्या है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन कहलाती है। अब इसके बाद जो है इस जगह पर एक क्या होता है बेटा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, और एंजाइम यहां पे लगता है क्या, डिहाइड्रोजनेज
डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है। सक्सिनिक एसिड में क्या होता है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है और यहां फिर ये सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड में। यहां भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इसलिए कार्बन की संख्या कितनी रहेगी, यहां 4 कार्बन ही रहेंगे, ठीक है। 4 कार्बन एटम का क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इस फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है कि फ्यूमेरेज एंजाइम लगता है। फ्यूमेरेज एंजाइम जो है वो लगता है यहाँ पे, फ्यूमेरेज एंजाइम जो है वो लगता है और क्या हो जाता है इसमें, H2O जो है वो जुड़ता है, H2O जुड़ता है और फ्यूमेरेज एंजाइम लगता है और ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, ये परिवर्तित हो जाता है बेटा, ये हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है और यहां भी कोई CO2 नहीं निकलती, इसलिए मैलिक एसिड भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन एटम का एसिड है, 4 कार्बन एटम का ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और है कि ये जो मैलिक एसिड है ये इसमें मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है। इसमें क्या लगता है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है और यहां भी क्या होता है, NAD से NADH2 का निर्माण होता है और मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां भी लगता है। डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम यहां पर काम करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इसलिए 4 कार्बन एटम का क्या बन जाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि पायरुविक एसिड से और ये पूरी साइकिल जो है ये यहां से मिल करके और इस जगह तक की जो साइकिल है ये क्या कहलाती है बेटा, ये इसके यहां से मिल करके और ये पूरी साइकिल जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्रेब्स साइकिल। चाहे क्रेब्स साइकिल कहिए चाहे इसी को कहिए TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस हो गई और ये क्या हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पूर्ण हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसकी हो गई मैकेनिज्म, ये क्या हो गया, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो क्या है, हो गई TCA साइकिल, है ना। TCA हो गई ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गई, ठीक है। अब ये हो गई मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन देख लें, काउंटिंग ऑफ ATP, ठीक है। तो यही मैं इसका उपयोग कर लेता हूं, काउंटिंग ऑफ ATP, ठीक है, काउंटिंग ऑफ ATP। तो काउंटिंग ऑफ ATP में अपन पहले देख लें कि कहां कितने ATP बनते हैं, है ना, अपने को ये गणना करनी है। तो देखिए पायरुविक एसिड से एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या है, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मैं यहां आपको बता देता हूं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं और 2 क्रेब्स साइकिल जो है वो साथ साथ चलती हैं या इनमें आप, इसलिए जो भी काउंटिंग अपन करेंगे उसको इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, उसको अपन इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ ATP जो है अपन यहां क्या देख रहे हैं, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनने में, तो एक लिख ले पायरुविक एसिड, ठीक है, और इससे एसिटाइल कोएंजाइम A बनने में कितने ATP, मैंने आपको बताया था कि एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं बेटा, एक NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है तो कितने ATP का निर्माण करता है, 3 ATP का निर्माण करता है। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, मैं यहां 2 मॉलिक्यूल लिख दूं, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 2 NADH2 का निर्माण होगा। यहां कितने NADH2 का निर्माण होगा बेटा, यहां होगा 2 NADH2 और एक NADH2 से कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे, ठीक है। तो बराबर कितने ATP यहां पे हो गए, 3 दूनी 6, है ना, 6 ATP का निर्माण हो गया। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनने में कितने ATP बन गए, 6 ATP का निर्माण हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, 2
पीए यानी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, स्टाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ था, NaDH2 2 NaDH2 बने हैं। इसके बाद आप देखिए कि यहां कहां पे बना है, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। तो यहां आइसोसिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बना है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है ना, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में कितने एटीपी बने हैं बेटा, 2 NaDH2 का निर्माण हुआ है। एक NaDH2 है, 2 क्योंकि साथ में चल रही है, तो यहां पर ने क्या लिख दिया, 2 NaDH2 गुणे 3 ATP बराबर यहां पे कितने हो गए, 6 ATP का निर्माण हो गया। यहां पे कितना हो गया, 6 ATP यहां भी बनते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो यहां ये बन गए कितने ATP, यहां पे बन गए बेटा, यहां बन गए 6 ATP और इस जगह भी बन गए कितने, 6 ATP का निर्माण हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर इस जगह पर आप देखिए, यहां अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनने में 2 NaDH2 बनते हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं पर बोल रहा हूं पूरा, तो आपको उससे लिख लेना है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से कितना क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनने में 2 NaDH2 into 3 ATP 3 ATP जो है का निर्माण होता है। और ये 3 ATP जो है उससे क्या बन जाएगा, यहां भी 6 ATP का निर्माण हो जाता है, 6 ATP यहां भी बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हो कि यहां क्या हो रहा है कि इस जगह पर क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन यहां पर होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक है ना, सक्सिनिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनने में क्या होता है, 2 ATP डायरेक्ट बनेंगे। यहां पे सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन में 2 ATP, 2 क्रेब साइकिल है ना, तो 2 ATP का यहां पे निर्माण हो जाता है। 2 ATP जो है वो डायरेक्ट बनते हैं, तो यहां क्या हो गए बराबर 2 ATP। ठीक है, 2 ATP जो है डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो ये आप यहां पे ये कर लेंगे FAD, ये क्या है FAD। ठीक है, तो FAD ये है FAD। ठीक है, तो FAD जो है डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन। हाँ, तो अब यहां पे क्या होता है कि सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने में, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने में क्या होता है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने में यहां पे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड है ना, फ्यूमेरिक एसिड बनने में 2 FADH2 बनते हैं, 2 FADH2 का निर्माण होता है। एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ठीक है, अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहां अपन बात करेंगे कि एक FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है, तो इंटू 2 ATP, तो इसका टू यहां क्या हो जाएंगे, 4 ATP का निर्माण हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, FADH2 बनता है, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, 2 क्रेब साइकिल में 2 FADH2 है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 4 ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद FADH नेक्स्ट जो है मैलिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में डिहाइड्रोजनेशन होता है। यहां पे मैलिक एसिड से नेक्स्ट क्या है, इसके बाद मैलिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में कितना NaDH2 बनता है। क्या है नेक्स्ट, क्या है कि मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड से क्या बनने में, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में बराबर कितना है, 2 NaDH2 और एक NaDH2 से कितना, 3 ATP, तो बराबर 6 ATP जो है वो इसमें भी निर्माण हो जाता है, 6 ATP का यहां भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है, जगह ले लें तो यहां कितना बन जाता है, 6 एटीपी का निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहां पर कितने एटीपी बनते हैं क्रेब साइकिल में, मतलब यहां पायरुविक एसिड से लेकर यहां कितने एटीपी का होता है, तो टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी इक्वल टू कितना है, टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी इक्वल टू है कितना है, इसे काउंट कर लें कि 6 4 10 2 12 6 18 18 और 6 24 और 6 30 है ना। तो कितने एटीपी बनते हैं, 30 एटीपी का निर्माण होता है, 30 एटीपी बनते हैं। क्रेब साइकिल में टोटल कितने बनते हैं, 30 एटीपी। तो ये दोनों क्रेब साइकिल का है। यदि आप एक क्रेब साइकिल की बात करें तो 15 एटीपी, एक क्रेब साइकिल में कितने बनते हैं, 15 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एक क्रेब साइकिल में 15 एटीपी और 2 क्रेब साइकिल चलती हैं तो 30 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कितना है, टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी कितने हैं, 30 एटीपी है। एक क्रेब साइकिल में कितने बनते हैं, ये कितना है, पूरा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में क्रेब साइकिल में कितने बनते हैं, 30 एटीपी। तो एक क्रेब साइकिल में कितना हो जाएगा, कितने एटीपी बनते हैं, बराबर 15 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 15 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 में क्या हो गया, 15 गुणे 2 बराबर 30 एटीपी। ठीक है, 30 एटीपी बनते हैं। तो ये 30 एटीपी जो है ये क्या है, क्रेब साइकिल के द्वारा बनते हैं। इसी तरह से आपने वहां देखा था कितना, ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन एटीपी कितने थे, 8 थे। ठीक है, तो इसको यहां भी लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए और नोट में आप क्या लिख लेंगे, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन है 8 एटीपी। ठीक है, और क्रेब साइकिल में कितने हैं, क्रेब साइकिल में बराबर कितने हैं, 30 एटीपी। तो कितना हो गया, एक ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज होने में कितने हो गए, 38 एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी आपने पढ़ा होगा, तो 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है ना, तो ये 38 एटीपी का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो था क्या, काउंटिंग ऑफ एटीपी। इसी तरह से काउंटिंग ऑफ CO2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा अपन ने क्या देखना है, काउंटिंग ऑफ CO2। ठीक है, काउंटिंग ऑफ CO2 में क्या आपने ग्लाइकोलाइसिस में क्या लिखा था, नील लिखा था, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में आपने CO2 नील था, वहां कोई CO2 नहीं निकलता। ठीक है, यहां जो है 3 जगह CO2 निकलती है। कहां कहां CO2 निकलती है, एक निकलती है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनने में, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में बराबर एक CO2 है, और 2 चूंकि क्रेब साइकिल चलती है 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 CO2 यहां लिख दीजिए। इसी तरह से कहां पे एक निकलता है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। तो यहां क्या है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 2 CO2 हो जाएगा, और एक CO2 कहां है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कितने, 2 CO2। ठीक है, 2 CO2 सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में 2 CO2 का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि 6 CO2, ये कितने हो गए, 6 CO2। आप रेस्पिरेशन में क्या पढ़ते हो, C6H12O6 + 6H2O इक्वल टू क्या लिखते हो आप, 6 CO2 + 6H2O, और क्या करते हो उधर 38 एटीपी लिखते हो, या 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिखते हो। ठीक है, तो वो क्या है कि 38 एटीपी भी बन गए और 6 CO2 का निर्माण भी हो गया। अब थर्ड अपन क्या देखते हैं, तीसरा अपने को देखना है काउंटिंग ऑफ H2O। तो आपने वहां क्या देखा था, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था कि इस जगह पर कितने, 2 H2O यहां पे प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, और 2 H2O आपको कहां पे मिले हैं, आपने देखा था कि 2PGA से PEP बनने में, 2PGA से PEP बनने में 2 H2O वहां प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो 4 H2O का प्रोडक्शन हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, और 2 H2O 3PGAL से 1,3-डाई-PGAL बनने में 2 H2O का उपयोग हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में कितने H2O का प्रोडक्शन हुआ था, +4 H2O, और माइनस कितने हुए थे,
2H2O, ठीक है, 2H2O जो है वो माइनस हो गए थे, तो नेट गेन कितना हुआ था 2H2O। नेट गेन जो है नेट गेन कितने H2O का हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में बेटा 2H2O का हुआ था। और यहां आप क्रेब साइकिल में देखिए कि टोटल प्रोडक्शन कितने H2O का हुआ है, कि आप देखते हैं यहां से स्टार्ट करेंगे आप इस जगह से, तो यहां कितने H2O बनेंगे इस जगह पर 2H2O, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है NaDH2 तो एक NaDH2 से कितने H2O बनते हैं, एक H2O, तो 2 NaDH2 से 2 H2O यहां पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, 2 H2O यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 H2O यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल चल रहे हैं, दो क्रेब साइकिल चल रही हैं, तो 2 H2O यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। तो ये हो गए। इसका मतलब क्या है कि क्रेब साइकिल में यहां पे लिख दें, साइकिल में क्रेब साइकिल में कितने होंगे H2O, 2H2O, 2H2O कहां से प्रोड्यूस हुए हैं इस जगह पर, किससे, पायरुविक एसिड से, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर 2H2O सिट्रिक एसिड से प्लस 2H2O सिट्रिक एसिड से सेकोनेटिक एसिड में, फिर 2H2O आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में प्लस 2H2O, ठीक है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से 2H2O यहां प्रोड्यूस हुए हैं, तो प्लस 2H2O यहां प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए यहां से आपको FADH2, तो एक FADH2 से 2H2O, तो प्लस 2H2O यहां प्रोड्यूस हो गए, है ना। और फिर क्या हुआ है कि मैलिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में प्लस 2H2O का प्रोडक्शन होता है, प्लस 2H2O का प्रोडक्शन होता है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि कुल कितने H2O प्रोड्यूस हो गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, है ना। 12 H2O जो है वो यहाँ प्रोड्यूस हो गए हैं, है ना। तो कितने H2O यहाँ प्रोड्यूस हो गए, 12, ठीक है। और यहाँ कितने हैं, प्लस 2 ये वाले हैं, 2H2O किसके हैं, ग्लाइकोलिसिस के हैं, तो बराबर कितना हो गया, 14 H2O हो गया, है ना, 14 H2O हो गया। तो 14 H2O क्या हो गए, टोटल नेट गेन जो है, यहां अब लिख लेंगे कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितना हो गए, कुल 14 ATP जो है वो कितने होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, 14 ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और यूज कितने हुए हैं, यूज हुए हैं कितने, 8 H2O का उपयोग हुआ है। यूज्ड H2O कितने हो गए हैं यहाँ पे, यूज्ड H2O इक्वल टू यूज्ड H2O कितने हैं कि 2 हो गए, ये 2 4, ठीक है, 2 4 और 2 6, यहाँ पे 2 6 और 2 8 H2O जो है वो कितने हो गए हैं, 8 H2O यूज हो गए हैं, ठीक है। क्रेब साइकिल में 12 प्रोड्यूस हुए हैं और 8 H2O जो है वो क्या हो गए हैं, यूज हो गए हैं। तो नेट गेन कितना हुआ है, नेट गेन बराबर हुआ है कितने का, कि आप देखिए 4 H2O यहां हुए, 4 H2O का नेट गेन हुआ और 2 H2O जो है वो यहां पे हुए, प्लस 2 H2O ये हो गए, तो बराबर कितना हुआ, 6 H2O। तो आप क्या पढ़ते हो श्वसन के फॉर्मूला में, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू कितना होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या पढ़ते हो, 686 किलो कैलोरी आपने एनर्जी पाई थी, चाहे 686 लिखिए या 38 ATP लिखिए, ठीक है, 38 ATP लिखिए, चाहे आप क्या लिखिए 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिखिए। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने क्या देखा है, 6 CO2 निकल गए हैं, काउंटिंग ऑफ CO2 में 6 CO2 निकले हैं, ठीक है, और 38 ATP निकले हैं, काउंटिंग ऑफ ATP जब आपने किया तो कितना निकला है, 38 ATP, और 6 H2O जो है, ये 6 H2O जो है ये पूरा आपकी काउंटिंग हो जाती है ना। नेट गेन आपका वहां कितना था, 2 H2O था, यहाँ नेट गेन कितना है, 4 H2O है, तो 4 H2O क्रेब साइकिल में मिले और 2 H2O आपको ग्लाइकोलिसिस में मिले, तो इस तरह से जो है वो 6 H2O का प्रोडक्शन हो जाता है। तो आपका जो इक्वेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो इक्वेशन C6H12O6 प्लस 6O2 और कितना जो है 6CO2, ये आपने पूरा काउंट कर लिया है, ये मिल गया है आपको, और 6H2O मिल गया है, और 38 ATP का प्रोडक्शन जो है वो भी आपने देख लिया है। तो इस तरह से क्या है कि ये क्रेब साइकिल जो है ये पूरी हो गई। और आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।